एड्यूरेव में आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी 2026 के कुछ बहुत ही ज़रूरी करंट अफेयर्स पर बात करेंगे और इन्हें यूपीएससी के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी चर्चा का एक सेंट्रल थीम है कि कैसे भारत की नीतियां, चाहे वो संसद के अंदर हों, ग्लोबल ट्रेड में हों या समाज के लिए हों, अक्सर जटिल चुनौतियों से भरी होती हैं। बिल्कुल। ऊपर से जो सीधा साधा दिखता है उसके अंदर कई लेयर्स होती हैं। जैसे हम अपनी चर्चा की शुरुआत संसद की एक ऐसी प्रक्रिया से करेंगे जो देखने में सिर्फ एक औपचारिकता लगती है, लेकिन असल में वो किसी भी सरकार के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल बन सकती है। अरे वाह, ये तो सुनने में काफ़ी ड्रामेटिक लग रहा है ना। हाँ। और फिर हम ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में चलेंगे, जहां भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लगभग 2 दशक से चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर्यावरण के नाम पर एक नया इकोनॉमिक चैलेंज खड़ा हो गया है। सीबीएम की बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली। और वहाँ से हम भारत के टूरिज्म सेक्टर की उन समस्याओं को देखेंगे जिन्हें हम 3 आईज के एक फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं। और फिर बात करेंगे सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन की एक हालिया रिपोर्ट की, जो बताती है कि इक्वालिटी की राह में अभी भी इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स कितने पड़े हैं। और आखिर में एक छोटे से जानवर पिग्मी हॉग के बहाने हम समझेंगे कि कैसे एक स्पीशीज का बचना पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए जरूरी है। और साथ ही भारत के आसमान में उड़ते जहाजों की बढ़ती संख्या के साथ कौन से नए रिस्क जुड़े हैं। तो चलिए इस उलझी हुई लेकिन फैसिनेटिंग तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से मुझे दिलचस्प लगा है। हर साल बजट सत्र की शुरुआत में हम राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए देखते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये एक फॉर्मल सी रस्म लगती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ गहरा संवैधानिक महत्व छिपा है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये संविधान का एक आदेश है। आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति को 2 मौकों पर संसद को संबोधित करना ही होगा। अच्छा। एक तो हर जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन की शुरुआत में, और दूसरा हर साल के पहले सेशन की शुरुआत में। मजे की बात यह है कि शुरुआत में यह हर सेशन में होता था, लेकिन फिर फर्स्ट अमेंडमेंट से इसे बदला गया क्योंकि ये काफी कम्बरसम हो रहा था। ओके, तो ये संवैधानिक तौर पर मैंडेटरी है, लेकिन आपने कहा कि सरकार के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल बन सकता है। वो कैसे? अभिभाषण तो सरकार की नीतियों और आने वाले साल के एजेंडे का एक ब्यौरा होता है जिसे राष्ट्रपति पढ़ते हैं। असली खेल अभिभाषण के बाद शुरू होता है, जब मोशन ऑफ थैंक्स या धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस होती है, जहां विपक्ष सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करता है। बहस के बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, और यहीं पर सारा सस्पेंस है। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, बल्कि एक तरह की राजनीतिक तलवार है जो सरकार की गर्दन पर लटकी होती है। आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मोशन ऑफ थैंक्स को लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होना ही चाहिए। अच्छा। अगर ये प्रस्ताव गिर जाता है तो इसे सरकार की हार माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। ओहो। टेक्निकली इट इज ट्रीटेड एज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, और परंपरा के अनुसार सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी सरकार को इस प्रस्ताव की वजह से इस्तीफा देना पड़ा हो? ये तो बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास में केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये हमेशा एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बनी रहती है, खासकर कोलिशन गवर्नमेंट्स के दौर में। ये संसदीय प्रक्रिया का वो सेफ्टी वाल्व है जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार हमेशा सदन के प्रति जवाबदेह बनी रहे। यूपीएससी के नजरिए से प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 87 और मेंस के लिए ये पूरा मैकेनिज्म पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। वाह, मतलब अगली बार जब हम राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनेंगे तो हमें पता होगा कि असली एक्शन तो उसके बाद शुरू होने वाला है। चलिए अब संसद के गलियारों से निकलकर ग्लोबल ट्रेड के मैदान में चलते हैं। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो बरसों से सुन रहे हैं, अब क्या नया हो रहा है? नया ये है कि लगभग 17 साल की बातचीत के बाद ये डील अब अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच रही है। 17 साल? हाँ, अगर ये हो जाती है तो ये एक गेम चेंजर हो सकती है। ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस डील से उम्मीद है कि ईयू भारत के टेक्सटाइल्स, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे प्रोडक्ट्स पर से ज्यादातर इंपोर्ट ड्यूटीज हटा देगा। सोचिए हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कितना बड़ा मार्केट खुल जाएगा। और बदले में भारत को क्या देना होगा? ट्रेड डील्स तो हमेशा गिव एंड टेक होती है। बिल्कुल। बदले में भारत को भी यूरोपियन कार्स, मशीनरी, वाइन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपना बाजार खोलना होगा, यानी इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी होंगी।
यहीं पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने और मार्केट एक्सेस पाने के बीच का संतुलन साधना सबसे बड़ा चैलेंज है और इसीलिए इस बातचीत में इतने साल लग गए। लेकिन मैंने सुना है कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, सीबैम। ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या बला है? सुनने में ही बहुत टेक्निकल लगता है। सीबैम को समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, ईयू अपने घर में बहुत महंगी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाता है जिसके लिए सख्त नियम है और लागत ज्यादा आती है। अब अगर पड़ोसी देश सस्ती केमिकल वाली सब्जियां लाकर ईयू के बाजार में बेचने लगें तो ईयू के किसानों का क्या होगा? उनका तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा। जाहिर है वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। बस सीबैम वही टैक्स है जो ईयू अपने पर्यावरण के बाजार को बचाने के लिए बाहर से आने वाले कार्बन इंटेंसिव सामान पर लगा रहा है। ओके। महंगा इन्वेस्टमेंट करती हैं तो हम उन देशों से आने वाले सस्ते सामान को इजाजत नहीं दे सकते जहां पर्यावरण के नियम इतने सख्त नहीं है। इसे वो कार्बन लीकेज रोकना कहते हैं। एक मिनट, लेकिन क्या ईयू ये तर्क नहीं दे सकता कि वो तो बस अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं? और क्या ये भारत के लिए एक मौका नहीं है कि हम भी अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा ग्रीन बनाएं? या ये सिर्फ एक बहाना है अपने बाजार को बचाने का? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। ये एक बहुत ही ग्रे एरिया है। ईयू इसे एनवायरमेंटल पॉलिसी कहता है जबकि भारत और दूसरे डेवलपिंग देश इसे ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कह रहे हैं। अच्छा। यानी पर्यावरण के नाम पर व्यापार में रुकावट डालना। इसका सीधा असर भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर्स पर पड़ेगा जो हमारे एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा है। तो हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे वहाँ? हाँ, इस टैक्स से हमारे प्रोडक्ट्स ईयू मार्केट में महंगे हो जाएंगे और अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। यूपीएससी मेंस में नॉन टैरिफ बैरियर्स का इससे बेहतर और करंट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वाह, ये तो काफी जटिल है। ग्लोबल ट्रेड को इस पेचीदगी से अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी अनुभव किया है। भारत में टूरिज्म। हमारे पास थाईलैंड या मलेशिया से कहीं ज्यादा हिस्टोरिकल और नेचुरल डाइवर्सिटी है, फिर भी हम उनसे बहुत पीछे क्यों हैं? इस सवाल का जवाब हमें 3 आईज का फ्रेमवर्क देता है। ये फ्रेमवर्क भारत के टूरिज्म सेक्टर की समस्याओं को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करता है। 3 आईज? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला आई क्या है? पहला आई है इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए एक विदेशी टूरिस्ट की नज़र से देखते हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है, सब शानदार है, लेकिन उसे आगरा जाना है और आखिरी 20 किलोमीटर की सड़क टूटी हुई है, उस पर ट्रैफिक जैम है, कोई साफ सुथरा रेस्टरूम नहीं है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या। बिल्कुल। इसमें खराब लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उपेक्षित सड़कें और टूरिस्ट साइट्स पर बेसिक सुविधाओं की कमी सब कुछ आता है। सही बात है, ये अनुभव तो हम भारतीयों को भी होता है। और दूसरा आय है इंडियाज विजिटर एक्सपीरियंस। वो टूरिस्ट जैसे तैसे ताजमहल पहुंचता है, वहां उसे गाइड्स परेशान करते हैं, कोई उसे नकली सामान बेचने की कोशिश करता है, आसपास गंदगी दिखती है, और अगर वो एक अकेली महिला यात्री है तो उसे अपनी सेफ्टी की चिंता सताती है। ये सब मिलकर एक खराब विजिटर एक्सपीरियंस बनाते हैं। अच्छी यादों की जगह बुरी यादें रह जाती हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत कड़वी सच्चाई है। और तीसरा आय क्या है? तीसरा आय है इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। अब मान लीजिए उस टूरिस्ट के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है और वो इसकी शिकायत करना चाहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाए, किससे बात करे। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। कोई सुनने वाला नहीं है, सिस्टम में बहुत रेड टेप है, वीजा मिलने में नौकरशाही की अड़चनें, साइट्स का खराब मेंटेनेंस और टूरिज्म से जुड़ी अलग अलग सरकारी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी, ये सब इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं। तो ये 3 आईज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक को ठीक करने से काम नहीं चलेगा, हमें तीनों पर एक साथ काम करना होगा। ये फ्रेमवर्क मेंस में आंसर लिखने के लिए बहुत उपयोगी है। तो हमने अभी इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स की बात की जो एक टूरिस्ट को परेशान करते हैं। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशनल इशू हमें सरकारी नौकरियों में भी देखने को मिल रहा है। डीओपीटी की एक हालिया रिपोर्ट आई है रिप्रेजेंटेशन पर। इसके मेन फाइंडिंग्स क्या हैं? ये रिपोर्ट एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर रोशनी डालती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की ग्रुप ए की नौकरियों में, जो कि लीडरशिप रोल्स होते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों का रिप्रेजेंटेशन उनके लिए तय आरक्षण से काफी कम है। अच्छा। खासकर ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन उनके 27% के कोटे से बहुत नीचे है। और निचले स्तर के पदों का क्या, जैसे ग्रुप सी या डी के रोल्स? यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट है। ग्रुप सी के पदों में, जो ज्यादातर क्लेरिकल या सपोर्ट रोल्स होते हैं, आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या उनके कोटे से ज्यादा है। ओहो। ये एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दिखाता है।
ऐसा लगता है कि एंट्री लेवल पे तो भर्ती हो रही है, लेकिन लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचने में कोई रुकावट है। ये तो सरकारी आंकड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में अपवर्ड मोबिलिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये सिर्फ भर्ती का नहीं, बल्कि करियर प्रोग्रेशन का भी मुद्दा है। क्या ये जो प्रमोशन में आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा है, उसका इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल, ये डेटा उसी बहस को और पुख्ता करता है। ये दिखाता है कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग रोल्स तक पहुंचने का भी है। जब लीडरशिप में डाइवर्सिटी की कमी होती है, तो पॉलिसीज के इंक्लूसिव होने पर भी सवाल उठते हैं। सही बात है। मेंस में सोशल जस्टिस पर लिखते समय ये डेटा पॉइंट्स आपके आर्गुमेंट को बहुत मजबूत बना सकते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन को सिर्फ एंट्री लेवल पर नहीं, बल्कि करियर प्रोग्रेशन के नजरिए से भी देखने की जरूरत है। तो हम यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम के एक इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, ऐसा ही एक और इम्बैलेंस हमें पर्यावरण में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ एक छोटे से जीव पिग्मी हॉग का अस्तित्व पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का संकेत दे रहा है। ये पिग्मी हॉग इतना खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे रेयर जंगली सूअर है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हाँ, और अब ये सिर्फ असम के मानस और ओरेंग नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले ऊंचे घने घास के मैदानों, मतलब टॉल ग्रासलैंड्स में ही मिलता है। ये इसका एकमात्र घर है। तो ये सिर्फ एक जानवर को बचाने की बात नहीं है, जैसा कि अक्सर लगता है। बिल्कुल नहीं। पिग्मी हॉग एक इंडिकेटर स्पीशीज है। इंडिकेटर स्पीशीज। इसका मतलब है कि इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी उस पूरे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हेल्थ को दर्शाती है। ये घास के मैदान बहुत यूनिक होते हैं और कई दूसरी इंडेंजर्ड स्पीशीज का भी घर है। जब पिग्मी हॉग भोजन के लिए जमीन खोदता है, तो वो मिट्टी को एरेट करता है और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। इसलिए पिग्मी हॉग को बचाना असल में उस पूरे हैबिटेट को बचाना है। प्रीलिम्स में इंडिकेटर स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज जैसे कॉन्सेप्ट्स पर अक्सर सवाल आते हैं। ये तो वाकई फैसिनेटिंग है। आखिर में जमीन और जंगल से निकलकर आसमान की तरफ चलते हैं। भारत का सिविल एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। उड़ान जैसी योजनाओं से छोटे शहर भी हवाई नक्शे पर आ रहे हैं। ये सब तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन क्या इस तेजी से हो रहे विकास के कुछ रिस्क भी हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब कोई सेक्टर इतनी तेजी से एक्सपैंड करता है, तो उसके साथ सेफ्टी और मेंटेनेंस की चुनौतियां भी आती हैं। अच्छा। एयरलाइंस फटाफट नए प्लेन खरीद रही हैं, नए राउट शुरू कर रही हैं, लेकिन क्या उसी रफ्तार से हमारे पास ट्रेन्ड पायलट्स, स्किल्ड इंजीनियर्स और मेंटेनेंस स्टाफ भी बढ़ रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। इसका असर क्या हो सकता है? अगर डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाए, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा बढ़ जाता है। हाल के दिनों में हमने कई छोटी बड़ी घटनाएं देखी हैं। इमरजेंसी लैंडिंग्स, टेक्निकल ग्लिचेस, ये घटनाएं बार बार हों तो यात्रियों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए डीजीसीए जैसी रेगुलेटरी बॉडीज का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्रोथ के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज न किया जाए। सस्टेनेबल ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा से यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या की टेकअवेज हैं? चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए याद रखें कि राष्ट्रपति का अभिभाषण आर्टिकल 87 के तहत एक संवैधानिक जरूरत है। और मोशन ऑफ थैंक्स को सिंपल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है, वरना सरकार गिर सकती है। सही। पिग्मी हॉग असम में पाया जाने वाला एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडिकेटर स्पीशीज है, और CBAM यूरोपियन यूनियन का एक बॉर्डर कार्बन टैक्स है, जो एक नॉन टैरिफ बैरियर का उदाहरण है। ठीक है। और मेंस के लिए? मेंस के लिए भारत EU FTA पर लिखते समय मार्केट एक्सेस वर्सेस डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करें और CBAM के चैलेंज का विश्लेषण करें। टूरिज्म की चुनौतियों के लिए 3 I's फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया एक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स का उपयोग करके एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखें। ओके। और DOPT के डेटा का उपयोग सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन, अपवर्ड मोबिलिटी और इंक्लूसिव पॉलिसीज पर चर्चा के लिए करें। और यूपीएससी की ऐसी ही डिटेल तैयारी के लिए आप प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से एड्यूरेव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको आपकी तैयारी के लिए जरूरी सभी स्टडी मटेरियल मिलेगा।